हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीजीनेट एजुकेशन में। मैं शशि सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और आप सभी लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, ये आप सभी लोगों से आशा करती हूँ। ठीक है, आप क्वेश्चन पेपर बराबर लगाते रहिए, अपनी तैयारी को अच्छा रखिए। ठीक है, हमारी यूनिट 5 चल रही है, पार्ट डी चल रहा है। ठीक है, पार्ट डी में कल हमने पाठ्यचर्या परिवर्तन के अर्थ पढ़े थे कि पाठ्यचर्या चेंज होता क्या है, करिकुलम चेंज क्या होता है। ठीक है, मीन्स ऑफ करिकुलम चेंज। ठीक है, इसके प्रकार पढ़े थे, टाइप क्या है इसके। ठीक है, पाठ्यचर्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक कल हम पढ़ चुके हैं। आज हमको बात करनी है पाठ्यचर्या परिवर्तन के उपागम, अप्रोचेस ऑफ करिकुलम। ठीक है, तो अप्रोच टू करिकुलम चेंज, पाठ्यचर्या परिवर्तन के उपागम। ठीक है, अभी तक हमने कौन से उपागम पढ़े थे? पाठ्यचर्या के उपागम, करिकुलम के उपागम, करिकुलम मूल्यांकन के उपागम पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है? पाठ्यचर्या परिवर्तन के उपागम। तो अप्रोचेस मतलब कि हम किस तरीके से चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, अप्रोच, पाठ्यचर्या परिवर्तन के उपागम, किस किस तरीके से हम करिकुलम में चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हमको इसकी बात करनी है। देखिए, मुख्य रूप से जो करिकुलम में होता क्या है कि हम करिकुलम के लिए योजना बनाते हैं, इसके बाद उसका क्रियान्वयन करते हैं, इम्प्लीकेशन करते हैं, इसके बाद एवेल्यूएशन, मूल्यांकन करते हैं। तो ये 3 चीज़ें इसमें मुख्य होती हैं। ठीक है, तो जब इनमें मूल्यांकन के बाद हमको कहीं सुधार की आवश्यकता होती है, उसमें चेंज की आवश्यकता होती है, तो उसमें हम चेंज करते हैं। यदि सुधार की आवश्यकता होती है तो उसमें हम सुधार करके उसको अच्छा कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको इसके उपागम पढ़ने हैं, अप्रोच पढ़ने हैं। ठीक है, तो मतलब कि हम अप्रोचेस का मतलब होता है कि हम स्टडी कैसे करेंगे। ठीक है, किस तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास तरीके हैं। तो इसमें हमें 4 तरीके की अप्रोचेस बताई हुई हैं। इसमें पहला है आपका बिहेवियरल अप्रोच, दूसरा है मैनेजरियल अप्रोच, तीसरा है सिस्टम अप्रोच। ठीक है, मानवतावादी इसमें व्यवहार जन्य उपागम, बिहेवियरल अप्रोच। ठीक है, व्यवहार जन्य उपागम। दूसरा है प्रबंधकीय अप्रोच, मैनेजरियल अप्रोच। ठीक है, प्रबंधकीय उपागम। अगला है सिस्टम अप्रोच, प्रणाली उपागम। इसके बाद मानवतावादी उपागम, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। तो ये 4 तरीके की इन्होंने अप्रोच बताई हैं कि किस तरीके से हम अपने करिकुलम में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके यदि आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो पहला वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जिन लोगों को वीडियो नहीं मिल रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगी कि हमारे प्लेलिस्ट हमने बना दी है। प्लेलिस्ट में आपको सारे यूनिट वाइज आपको वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, यदि आपको ऐसे नहीं मिल रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अभी तक प्लेलिस्ट नहीं बनी हुई थी, लेकिन अब मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं आपके पाठ्यचर्या परिवर्तन के उपागम, अप्रोच टू करिकुलम चेंज। पाठ्यचर्या परिवर्तन के उपागम। ठीक है, अप्रोचेस टू करिकुलम चेंज। ठीक है, कि हम किस तरीके से अपने करिकुलम में परिवर्तन कर सकते हैं, कौन कौन से अप्रोच हैं। ठीक है, तो इन्होंने 4 तरीके के अप्रोच बताए हुए हैं। सबसे पहला इन्होंने बताया हुआ है व्यवहार जन्य उपागम। ठीक है, व्यवहार जन्य उपागम मतलब कि आपको अप्रोच तो आप जानते ही होंगे, अप्रोच किसको कहते हैं कि हम किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं, कार्य करने का तरीका हमारा कैसा है। ठीक है, जो हम योजना बना रहे हैं उसको क्रियान्वयन करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, तो किस तरीके से उसको हम करेंगे, उसका किस तरीके से उपयोग करेंगे। ठीक है, तो अप्रोचेस में यही आता है। इसकी डेफिनेशन भी हम बता दे रहे हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे कि मैरियम एंड वेबस्टर के अनुसार उपागम कुछ करने, सोचने एवं फार्मों के कार्यों के निर्वहन का माध्यम है। इसके माध्यम से सुधार एवं परिवर्तन करना सरल हो जाता है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि जो अप्रोचेस होता है, जो उपागम होता है, वो कुछ करने के लिए, कुछ सोचने के लिए एवं कार्यों को निर्वहन के तरीके में सुधार करने के लिए, इसके जरिए हम जो काम करते हैं वो थोड़ा सा और सरल हो जाता है। इसके माध्यम से सुधार एवं परिवर्तन करना सरल हो जाता है। हम किसी भी चीज़ में सुधार कर रहे हैं या परिवर्तन कर रहे हैं तो अप्रोचेस के माध्यम से ये चीज़ सरल हो जाती है। तो अप्रोच में पहला आपका दिया हुआ है, ये डेफिनेशन लिख लीजिए, मैरियम एवं वेबस्टर के अनुसार। मैरियम एवं वेबस्टर के अनुसार।
उपागम कुछ करने, सभी को दिखाई दे रहा है, उपागम कुछ करने, सोचने कार्यों का निर्वहन कार्यों के निर्वहन का माध्यम है। ठीक है, उपागम कुछ करने, सोचने, कार्यों को निर्वहन करने का माध्यम है। इसके माध्यम से सुधार एवं परिवर्तन करना सरल हो जाता है। इसके माध्यम से सुधार एवं परिवर्तन करना सरल हो जाता है। ठीक है, तो उपागम के अंतर्गत क्या आ जाता है? उपागम कुछ करने, सोचने, कार्यों के निर्वहन का माध्यम है कि जो हम कर रहे हैं वो किस तरीके से करेंगे, किसी काम को यदि हमें करना है तो उसके बारे में सोचने, और कार्यों के निर्वहन का माध्यम कि जो हम कार्य करेंगे वो किस तरीके से करेंगे। ठीक है, माध्यम है, और इसके माध्यम से सुधार एवं परिवर्तन करना सरल हो जाता है। तो ये आपका क्या अप्रोच क्या होती है, तो ये बताया। इसके बाद अगला इसमें आपका आ जाता है जो 4 आपके अप्रोच दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है व्यवहार जन्य उपागम। ठीक है, तो इसको हटा दें। व्यवहार जन्य उपागम हटा दें। व्यवहार जन्य उपागम, ठीक है, इसको बोलते हैं बिहेवियरल अप्रोच। ठीक है, बिहेवियरल अप्रोच। तो इसके अंतर्गत आपका क्या आ जाएगा? इसमें व्यवहार में जो हमें देखिए बच्चे के व्यवहार में चेंज करना है, करिकुलम में जो चेंज करना है कि जो हमारे लक्ष्य थे, ठीक है, यहाँ पे लक्ष्य थे और जो उद्देश्य थे, ठीक है, जो हमारे लक्ष्य होंगे, इसके बाद हमारे कुछ उद्देश्य होंगे करिकुलम के। ठीक है, तो उन उद्देश्यों को बच्चे ने पूरा किया कि नहीं किया, यदि उसको पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट होती लक्ष्य को और उद्देश्य को इम्पोर्टेंट दिया जाता है कि जो हमारा लक्ष्य क्या था। ठीक है, तो यानी जो करिकुलम था, जो करिकुलम हमने किसी क्लास के लिए बनाया होगा, तो वो हमारा लक्ष्य हो गया कि हमको 1 साल के अंदर इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, और उद्देश्य क्या था कि हमको फर्स्ट क्लास क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो एक हमारा लक्ष्य था या उद्देश्य था, तो इसका हमने पूरी तरीके से ज्ञान लिया या नहीं लिया। तो यहाँ पे ये लक्ष्यों पर और उद्देश्यों पर बल देता है। ठीक है, विषय वस्तु कंटेंट पर बल देता है। ठीक है, जो आपका व्यवहार जन्य उपागम है, बिहेवियर विषय वस्तु पर बल देता है, और जो क्रियाएं, जो गतिविधियां, ठीक है, जो गतिविधियां ये करिकुलम को पढ़ने में या करिकुलम को पूरा करने में बालक करते हैं, व्यवहार, ये यदि उन्होंने ये विषय वस्तु, ये कंटेंट पढ़ा, तो उनके व्यवहार में कितना परिवर्तन आया, किस तरीके से वो कंटेंट को सीख रहे हैं, क्या व्यवहार कर रहे हैं, उनके व्यवहार में चेंज कितना आया। ये जो सिद्धांत है ये आपका व्यवहारवादी सिद्धांतों पर आधारित है, जो आपका ये अप्रोच है। ठीक है, व्यवहार जन्य उपागम, जैसे आपके थॉर्नडाइक के सिद्धांत थे, पावलोव के सिद्धांत थे, आपका स्किनर का सिद्धांत था। तो ये क्या, इन्होंने व्यवहार में चेंज किया। ठीक है, इन्होंने कहा कि हम व्यवहार में चेंज कर सकते हैं, किसी के भी व्यवहार में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही कहते हैं कि हम बच्चे को जो सिखाते हैं, यदि उनके उद्देश्य पूरे हो जाते हैं तो क्या होता है, उनके व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो हम बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे लक्ष्य थे, उद्देश्य थे, क्या वो हमने पूरे किए हैं, क्या बच्चे को हम पढ़ा पाए हैं। ठीक है, बच्चे के व्यवहार में चेंज हुआ या नहीं हुआ, कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये जो अप्रोच है ये आपकी व्यवहारवादी उपागम ये कहता है। ठीक है, तो लक्ष्य जब हमारे पूरे हो जाते हैं तो हम इसका क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। जैसे हमारा जो नेट का सिलेबस है ये हमारा उद्देश्य है नेट क्वालिफाई करना, फिर जब हम उसका मूल्यांकन करते हैं आपका नेट क्वालिफाई हुआ या नहीं हुआ, तो जो परिणाम है इससे हम क्या व्यवहार को नापते हैं। ठीक है, व्यवहार को नापते हैं कि कितना परिवर्तन हुआ, कितना आपने सीखा। तो यहाँ पे मुख्य रूप से जो एजुकेशन, जो करिकुलम का उद्देश्य क्या होता है, आपके व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ। तो ये आपका ये जो करिकुलम परिवर्तन का जो उपागम है, करिकुलम चेंज का जो उपागम
उपागम है, ये क्या व्यवहार जन्य उपागम की आपका इसके जरिए से ये नापता है कि किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। यदि बच्चों के व्यवहार में चेंज नहीं हो रहा है या हो रहा है तो हम देखते हैं कि कितना चेंज हो रहा है, किस तरीके से बच्चे सीख रहे हैं। तो ये क्या, ये एक अप्रोच है करिकुलम को चेंज करने की, ठीक है, करिकुलम में परिवर्तन लाने की। दूसरी आपकी प्रबंधकीय उपागम, ठीक है, प्रबंधकीय उपागम, मैनेजरियल अप्रोच, प्रबंधकीय उपागम। प्रबंधकीय उपागम कि हम किस तरीके से चेंज करते हैं, किस तरीके से करिकुलम में परिवर्तन लाया जाता है। जो आपका ये प्रबंधकीय अप्रोच है, मैनेजरियल अप्रोच है, इसमें होता है कि जो एक प्रशासक होता है, ठीक है, प्रशासक होता है स्कूल का, वो क्या निर्देश देता है सभी को, जो भी और काम करने वाले होते हैं, जो वहाँ के कर्मचारी होते हैं, जो वहाँ के टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको क्या निर्देश देता है। तो जो ये अप्रोच कहती है कि मैनेजरियल अप्रोच, ठीक है। तो एक प्रशासक होता है, वो करिकुलम को चलाने के लिए, क्योंकि हम कह सकते हैं कि करिकुलम को विद्यालय का हृदय कहा जाता है, ठीक है, करिकुलम को विद्यालय का हृदय कहा जाता है। कैसे? क्योंकि बगैर करिकुलम के कोई भी शिक्षण संस्थान संचालित नहीं हो सकता है। अरे यदि हमारे पास करिकुलम नहीं है, पाठ्यक्रम नहीं है, तो ये बताइए हम विद्यालयों में क्या पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए कि बगैर करिकुलम के कोई भी विद्यालय या कोई भी एजुकेशन संस्था नहीं चल सकती है। तो ये कहते हैं कि यहाँ पे जो चलाने के लिए, करिकुलम को चलाने के लिए और करिकुलम में परिवर्तन करने के लिए, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो करिकुलम होता है केवल हमारा सिलेबस नहीं होता है, उसके अंतर्गत जितने भी लोग आते हैं, टीचर आते हैं, प्रशासक आते हैं, आपके कर्मचारी आते हैं, सभी लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ब्रॉड वे में समझिए, केवल हमको यहाँ तक सीमित नहीं रहना है कि कापी किताबें, पेन और कुर्सी मेज और विद्यालय, यहाँ तक हमको सीमित नहीं रहना है, ठीक है। तो जो करिकुलम को यहाँ पे हम समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्रॉड तरीके से समझ रहे हैं। तो यहाँ पे प्रशासक होता है जो निर्देश देता है अपने कर्मचारियों को, और करिकुलम को चलाने के लिए चीज़ें किस तरीके से होंगी कौन निर्धारित करता है? आपका प्रशासक। तो ये अप्रोच यही कहती है कि यहाँ पे एक प्रशासक होता है जो मैनेजर की भूमिका निभाता है, इसीलिए इसको मैनेजरियल उपागम कहते हैं, जो मैनेजर की भूमिका निभाता है और अपने टीचर्स को, जो उससे नीचे के लोग हैं, लेकिन हेड कौन होता है? हेड यहाँ पे प्रशासक होता है। तो ये हेड मानकर हेड और सारे को निर्देश देता है सभी लोगों को, टीचर्स उनके निर्देशों का, इंस्ट्रक्शंस का पालन करते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो प्रशासक होता है वो मैनेजर के रूप में होता है और सभी अपने से जो नीचे लोग होते हैं उनको सेट करता है कि कौन काम किस तरीके से करना है, ठीक है। तो जो भी नीतियाँ बनाई जाती हैं या उसको कोई स्कूल से लेके कोई नीति बनानी है कि ये नियम इस तरीके, कोई नियम बनाता है तो कौन बनाता है? प्रशासक बनाता है। कोई आपको विषय वस्तु या आपके जो क्लासें हैं किस तरीके से चलेंगी, करिकुलम को निर्धारित कर, ये भी तो करिकुलम में ही आएगा कि किस तरीके से क्लासें चलाई जाएंगी, किस तरीके से चीज़ें होंगी विद्यालय में। तो ये सब वो नीतियाँ बनाता है और नियम लागू करता है, लेकिन इन सबको कौन फॉलो करता है? जो उससे नीचे के लोग होते हैं, जो विद्यालय होते हैं, जो विद्यालय के जो अध्यापक होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, जो आपके कर्मचारी होते हैं, ये सभी लोग उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। तो ये जो आपका उपागम है, ये अप्रोच है, इंस्ट्रक्शंस वे में काम करता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस की एक जो मैनेजर है, एक आपका प्रशासक है, आपका या कह सकते हैं प्रिंसिपल कह सकते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल या प्रबंधक बोल सकते हैं, कि जो सभी को इंस्ट्रक्शंस देता है और सभी लोग उसको फॉलो करते हैं। बाकी सभी लोग जितने भी लोग होते हैं सबको उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। यानी कोई भी विद्यालय में आपकी विषय वस्तु के यदि संदर्भ में कोई क्रियान्वयन करना है या कोई विशेष कार्य करना है, जैसे कंटेंट से रिलेटेड, तो ये सब कौन करेगा? ये कोई नीति बनाएगा या नियम बनाएगा, तो ये आपका प्रबंधक ही बनाएगा। या कोई चीज़ नई हमको अपने करिकुलम में जोड़नी है या कोई नई चीज़ अपने विद्यालय में लागू करनी है कि हम इस तरीके से नहीं, अब इस तरीके से काम करेंगे, या टीचर्स आपका वाइट बोर्ड पे नहीं, अब आपका इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड से पढ़ाएंगे, तो ये सारी की सारी चीज़ें प्रबंधक की होती हैं। तो यहाँ पे ये प्रबंधकीय उपागम इसीलिए इन्होंने कहा है कि कोई भी करिकुलम में यदि कोई परिवर्तन हो रहा है और कोई नई चीज़ें आई हैं और हमको अपने स्कूल में वो चीज़ें लानी हैं, तो ये कौन काम करेगा? कोई आपका छात्र तो करेगा नहीं, ना ही टीचर बताएगा। टीचर हो सकता है सजेस्ट करे, लेकिन सजेस्ट कर सकता है, लेकिन आपका जो लागू कौन करेगा? प्रबंधकीय उपागम। तो इस तरीके से करिकुलम में चेंज होते हैं। ये परिवर्तन के उपागम है, ये जो उसने कहा, तो इस तरीके से हमारे करिकुलम में चेंज होते हैं, ठीक है। अगला है आपका, समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? अगला है आपका सिस्टम अप्रोच, प्रणाली उपागम। प्रणाली उपागम,
सिस्टम अप्रोच। ठीक है, सिस्टम अप्रोच क्या होता है आपको पता होगा कि एजुकेशन जो होती है हमारे सिस्टम पे में काम करती है। तो सिस्टम अप्रोच इसको कहते हैं कि सारी की सारी चीज़ें कैसी होती हैं, सिस्टम में होती हैं, एक सिस्टम में होती हैं। जैसे अभी तक क्या था कि पहले हमने प्लानिंग बनाई थी, प्लानिंग की थी, योजना बनाई थी। योजना के लिए क्या थे, पहले हमारे उद्देश्य थे, लक्ष्य थे, तभी तो हमने योजना बनाई थी। बगैर लक्ष्य उद्देश्य के हम कैसी कोई भी योजना बनाएंगे। ठीक है, योजना बनाई, फिर क्या हुआ, इसका योजना बनाने के बाद करिकुलम बनाया, फिर इसका क्रियान्वयन किया, फिर क्या किया, इसका इम्प्लीकेशन या एवेल्यूएशन, मूल्यांकन, क्रियान्वयन, इम्प्लीकेशन, फिर हमने मूल्यांकन किया, एवेल्यूएशन किया। तो एक सिस्टम में सारी की सारी चीज़ें होती हैं जो हमने अभी तक पढ़ा था कंप्यूटर वे में। जो आपका पहले क्या होगा, इनपुट देंगे, प्रोसेस होगी, आउटकम आएगा या आउटपुट आएगा। तो इस तरीके से चीज़ें जो होती हैं सिस्टम में काम करती हैं। तो इसको प्रणाली इस तरीके से भी हम अपने करिकुलम में चेंज ला सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत देखा जाता है कि जिले के, ठीक है, जिले के जितने भी विद्यालय होते हैं सभी की सभी को देखा जाता है कि वो किस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम केवल मूल्यांकन के बस उससे पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ हमको चेंज किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे ज़िले में कई विद्यालय हैं, एक विद्यालय है जिसमें जो एजुकेशन है वो बहुत अच्छी दी जा रही है, लेकिन दूसरे विद्यालय में वही कम अच्छी दी जा रही है। तो ये जो विद्यालय होते हैं वो देखा देखी भी होती है, इनमें आपस में वो किस तरीके से जुड़े होते हैं। जो परिवर्तन आता है वो कैसे आता है, ऐसे ही तो आता है कि जो विद्यालय, जिले के जितने भी विद्यालय होंगे उनको हम देखेंगे, उनको आपस में क्या करेंगे, ये देखेंगे वो किस तरीके से आपस में समन्वय स्थापित कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक कह सकते हैं तो ये सिस्टम होता है। ठीक है, इसका ये देखा जाता है कि किस तरीके से वो आपस में समन्वय स्थापित कर रहे हैं और वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से वो निर्देश दे रहे हैं, किस तरीके से आपका करिकुलम पढ़ा रहे हैं अपने विद्यालय में या अपने स्कूल में। जैसे कि मान लीजिए कि रियल वे में कोई बिजनेस हो रहा है। ठीक है, तो जो एक बिजनेस करता होगा वो और भी बिजनेस वालों से भी तो जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि आपस में सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि मैं ये मार्कर लेने जा रही हूँ। ठीक है, तो बिजनेस में या मैं ये मार्कर बेचती हूँ। ठीक है, मान लीजिए या मैं मार्कर बेचती हूँ तो मुझे कहीं और से मंगाना पड़ता होगा। ठीक है, इसके बाद जो वो मुझको मार्कर देता है वो कहीं और से लेके आता होगा। तो ये सिस्टम होता है किसी भी चीज़ का, ये तो मैं बिजनेस का सिस्टम बता रही हूँ। ऐसे ही इसमें होता है कि आपका प्रणाली, सिस्टम अप्रोच, इसके अंतर्गत आपका क्या होगा कि सारे के सारे जितने विद्यालय होते हैं वो आपस में किस तरीके से समन्वय स्थापित करते हैं, किस तरीके से चेंज करते हैं, किस तरीके से अपने करिकुलम को बच्चों को पढ़ाते हैं, किस तरीके से वो कोई भी चीज़ के लिए डिसीजन लेते हैं, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपके क्या टीचर्स भी आ जाएंगे। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आपका इसमें करिकुलम भी आ जाएगा। ठीक है, तो प्रशासक भी आ जाएगा। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं जो आपका प्रशासक आ जाएगा। ठीक है, पाठ्यक्रम आ जाएगा, निर्देशक आ जाएगा, निर्देशनकर्ता जो होता है इसमें आपका क्या टीचर, या आप कह सकते हैं कि जो प्रशासक हो गया इसने करिकुलम बनाया। ठीक है, पाठ्यक्रम हो गया, इसमें निर्देशात्मक या निर्देशन जो टीचर आपको दे रहा है। ठीक है, इसके बाद मूल्यांकन, एवेल्यूएशन, इसके बाद आपका काउंसलिंग। एक सिस्टम होता है, ये सभी की सभी चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं। ठीक है, एक दूसरे से ये चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं। ये देखते हैं कि जो विद्यालय हैं वो आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं, किस तरीके से वो समन्वय स्थापित कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये चार्ट बनाया जाता है और ये देखा जाता है कि जो प्रणाली उपागम है वो किस तरीके से पूरा हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि ये सिस्टम अप्रोच क्या होता है कि सभी लोग मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं इसमें, और ये सभी लोग मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं और उस सिस्टम को कहाँ, ये सिस्टम आपका स्कूल में होता है, विद्यालय में होता है, जो इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है, टीचर आपको इंस्ट्रक्शंस देता है, करिकुलम होता है और एवेल्यूएशन होता है। तो आपका पता चलता है कि हम किस तरीके से इसमें चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए किसी विद्यालय ने चेंज किया तो समन्वय स्थापित करने का वही तो है कि हम भी अपने उसमें चेंज करेंगे, या नहीं करेंगे तो उसको यह सजेस्ट करेंगे कि ये चीज़ें गलत है, ये सही है। तो इस तरीके से एक सिस्टम में पूरा का पूरा सिस्टम होता है किसी भी काम करने का, या एजुकेशन का हो या कोई नॉर्मल बिजनेस का हो। ठीक है, इसके बाद आपका आता है मानवतावादी, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, मानवतावादी उपागम। ठीक है, अगला है आपका मानवतावादी उपागम। मानवतावादी उपागम,
ह्यूमनिस्टिक चेंज, ठीक है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। इसमें क्या है कि मानव कौन है, आपका छात्र। तो छात्र किस तरीके से सीख रहा है, किस तरीके से करिकुलम को पढ़ रहा है, इसी को ये कहते हैं ह्यूमनिस्ट, ठीक है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। तो छात्र किस तरीके से सीख रहे हैं, छात्रों को हम किस तरीके से ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं और किस तरीके से छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन आते हैं, तो ये मुख्य रूप से आपका चाइल्ड केंद्रित है, ठीक है, चाइल्ड केंद्रित, छात्र सेंटर, चाइल्ड सेंटर या छात्र केंद्रित या बाल केंद्रित, ठीक है। तो ये आपका है, यहाँ पे हम मुख्य रूप से छात्र को रखते हैं क्योंकि ये मानवतावादी उपागम या आपका ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है। यहाँ पे हम मुख्य रूप से यही देखते हैं कि किस तरीके से बालक का हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, हमें किस तरह का करिकुलम बनाना चाहिए जिससे बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन हम ला सकें, बच्चा इंटरेस्ट के साथ उन चीज़ों को सीख सके, ठीक है। और चाइल्ड जो क्या है, ह्यूमन ही तो है, तो इसीलिए इसको मानवतावादी उपागम हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है, मुख्य रूप से जो यह उपागम होता है बालक की गतिविधियों पर आधारित होता है कि बाल केंद्रित से मतलब कि बालक किस तरीके से सीखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हम अपने करिकुलम में उन्हीं चीज़ों को रखेंगे, ऐसे चीज़ों को रखेंगे कि बच्चे ज़्यादा सीखें और बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आए, कि किस तरीके से हम बच्चों को ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं, खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाएं या कोई संसाधन हम रखें इस तरीके के कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। तो यहाँ पे मुख्य रूप से मानव के व्यवहार में परिवर्तन और मानव का चाइल्ड का डेवलपमेंट करना है। तो इस तरीके का हम करिकुलम बनाएंगे, इस तरीके से अपने करिकुलम में चेंज करेंगे कि सभी के सभी छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकें, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी अप्रोचेस थे 4 आपके, ह्यूमनिस्टिक, सिस्टम अप्रोच, मैनेजरियल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच। तो आपकी ये पूरी हो गई। इसके बाद है आपका विद्यार्थी, अध्यापक तथा शैक्षणिक प्रशासकों की भूमिका, मतलब कि पाठ्यचर्या परिवर्तन में विद्यार्थियों की, अध्यापकों की तथा शैक्षणिक प्रशासकों की क्या भूमिका है। तो ये पढ़ना है हम लोगों को। जो आपके स्टूडेंट हैं, जो आपके टीचर्स हैं, इनकी क्या भूमिका है करिकुलम चेंज करने में, ठीक है। तो ये आप सभी लोगों का हो गया। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखते हैं, विद्यार्थियों, अध्यापकों, प्रशासकों, अध्यापकों तथा शैक्षणिक प्रशासकों की भूमिका, अध्यापकों तथा शैक्षणिक प्रशासकों की भूमिका तथा शैक्षणिक प्रशासकों की भूमिका, ठीक है। तो करिकुलम चेंज में एक टीचर की और एक स्टूडेंट की और एक एडमिनिस्ट्रेशन की क्या भूमिका होती है, यहाँ पे हमको ये चीज़ पढ़नी है कि यदि हमको करिकुलम चेंज करना है, करिकुलम में चेंज लाना है, तो हमारी एक स्टूडेंट्स की और एक टीचर्स की और एक एडमिनिस्ट्रेशन की क्या भूमिका होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो अभी तक हमने करिकुलम बनाया वो मुख्य रूप से किसके लिए होता है, छात्र के लिए, क्योंकि जो सिलेबस होता है वो किसको पढ़ना होता है, छात्र को। तो हमें यहाँ पे छात्र को भी देखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं छात्र, अध्यापक, टीचर और प्रशासक, ये 3 होते हैं। इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, टीचर, स्टूडेंट, ठीक है। तो ये 3 आपके होते हैं जो करिकुलम चेंज में भूमिका निभाते हैं, ठीक है। जो भी हमने करिकुलम आपका बनाया हुआ है वो किसके लिए बनाया है, छात्र के लिए। किसके ऊपर हम लागू करेंगे, स्टूडेंट के ऊपर, ठीक है।
तो इसके लिए स्टूडेंट्स क्या इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम जो भी करिकुलम बना रहे हैं तो मुख्य रूप से हमको छात्रों की गतिविधियों को भी तो इसमें रखना चाहिए कि बच्चे किस तरीके से उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, किस तरीके से क्रियाएं कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं करिकुलम को, किस तरीके से वो पढ़ रहे हैं। ठीक है। दूसरा आपका टीचर, क्योंकि जो सिलेबस है, जो भी आपका करिकुलम है, पूरा का पूरा कौन समझाएगा? टीचर ही तो बताएगा। यदि टीचर नहीं होगा तो छात्र सीखेगा कैसे? तो यहाँ पे हमको टीचर को भी रखना मुख्य रूप से इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन यहाँ प्रशासक की भूमिका क्या होती है कि जो प्रशासक होता है, ठीक है, तो प्रशासक पूरा का पूरा करिकुलम को लागू करता है। ठीक है। यहाँ पे जो छात्र पढ़ेगा वो सिलेबस पढ़ेगा और पाठ जो क्रियाएं होंगी वो करेगा। ठीक है। अध्यापक क्या करेगा? बच्चों को सिलेबस पढ़ाएगा, करिकुलम का इंस्ट्रक्शंस देगा और जो भी चीज़ें बच्चों को जितना इंटरेस्ट के साथ करवा सकता है वो कराएगा। लेकिन जो प्रशासक होगा वो क्या करेगा? वो केवल करिकुलम में ही परिवर्तन नहीं करेगा, करिकुलम को ही इंस्ट्रक्शंस नहीं करेगा कि किस तरीके से हमें बच्चों को पढ़ाना है, किस तरीके से टाइम पीरियड रहेंगे, किस तरीके से विद्यालय में संचालन होगा करिकुलम का। इसके साथ साथ इसको जो आपकी हमने आंतरिक क्रियाएं और बाह्य क्रियाएं बताई थी, आंतरिक परिवर्तन और बाह्य परिवर्तन, कि जो आंतरिक परिवर्तन वो किस तरीके से होते हैं और जो बाह्य परिवर्तन होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। तो मान लीजिए विद्यालय में हमें कोई चेंज करना है, कुछ नया इनोवेशन लाना है। ठीक है। मान लीजिए बोर्ड क्या है, ख़राब हो गए हैं और अब नए बोर्ड लाने हैं, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगाने हैं, या हमको ग्राउंड बनाना है, या लाइब्रेरी बनाना है, कंप्यूटर बनाना, क्या आपको कैफ़े बनाना हुआ है, या आपको क्या लाइब्रेरी बनाना हुआ है, तो ये सब कौन करेगा? ये प्रशासक करेगा। तो यहाँ पे करिकुलम में सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है। तो यहाँ पे यही चीज़ कही गई है कि विद्यार्थियों, अध्यापकों तथा शैक्षणिक प्रशासकों की करिकुलम चेंज में भूमिका। ठीक, क्या भूमिका है इन लोगों की? तो ये चीज़ इतनी समझ में आई। तो पहला आपका छात्र है, छात्र को हमने आपको बताया कि जो हम करिकुलम बनाते हैं, जो भी पाठ्यचर्या हमने बनाई है, मुख्य रूप से वो किसके लिए होती है? आपके स्टूडेंट्स के लिए ही होती है। मुख्य रूप से जो हम पाठ्यचर्या बनाएंगे वो लागू किस पर करेंगे? आपके स्टूडेंट पर ही तो लागू करेंगे। तो इसमें ये देखा जाता है कि जो भी हम करिकुलम बना रहे हैं, जब वो छात्रों को ही लागू करना है, छात्रों को ही पढ़ना है, तो हमको मुख्य रूप से छात्रों की गतिविधियों को भी शामिल इसमें करना चाहिए और किस तरीके से हम उनको क्रियान्वयन करेंगे, किस तरीके से क्रियाएं करके उसको सीखते हैं, तो हमको उसको भी इसमें शामिल करना चाहिए। ठीक है। तो जब हम पाठ्यचर्या का विकास करें या करिकुलम का विकास करें या उसको क्रियान्वयन करें या उसको परिवर्तन करें, तो हमें छात्रों की गतिविधियों को हम मुख्य रूप से ध्यान दें और उनको देखें कि बच्चे किस तरीके से सीख रहे हैं। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैं क्लास में आऊँ, ठीक है, और आपको मैं पढ़ा रही हूँ, तो इसका मुख्य रूप से ये है कि मेरी जो कि मैं कितने अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ। छात्र की बात कर रही हूँ मैं यहाँ। ठीक है। छात्र कि मैं कितनी अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हूँ। या मान लीजिए कि मैं आपको क्लास में आऊँ, ठीक है, ऑफलाइन क्लास की बात कर रही हूँ। ठीक है। यदि मैं आप क्लास में आऊँ और मैं आपको पढ़ाऊँ और आप अच्छे तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना निभाएं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मैं जो पढ़ा रही हूँ आप अच्छे से उसको सुने। ठीक है। यदि आप नहीं सुन सकते, मान लीजिए आप लोग बातें करने लगे, तो क्या होगा? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप उसको सुनिए। जो भी विद्यालय में कार्यक्रम होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई शोध कार्य हो रहे हैं या कोई कार्यशाला हो रही है या कोई वर्कशॉप लगी हुई है, ठीक है, तो या मान लीजिए विद्यालय में कोई एक्टिविटी कार्य हो रहे हैं, ठीक, लाइब्रेरी में कोई काम हो रहे हैं या कोई प्रोग्राम हो रहे हैं, तो आप उनमें भाग लें। ऐसा नहीं हमको नहीं करना है। पीछे यदि आप जाएंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटेंगे, तो फिर क्या होगा? तो ये जो क्योंकि ये मुख्य होता है टीचर्स के लिए, ठीक है, सॉरी स्टूडेंट के लिए, कि जो करिकुलम हम बनाएंगे वो मुख्य रूप से स्टूडेंट को ही पढ़ना पड़ेगा, तो वो पूरी की पूरी सहभागिता दिखाए करिकुलम को पढ़ने में, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए। सीधा सा मतलब है कि मैं कितने अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हूँ, ये मेरा रोल है। ठीक है। ये क्या है? मेरा रोल है कि मैं कितने अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हूँ। छात्र कितने अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, ये किसका? छात्र का रोल है। यदि टीचर क्लास में पढ़ाने आ रहा है और छात्र अच्छे से नहीं पढ़ रहा है, तो फिर क्या होगा? टीचर का भी पढ़ाने में मन नहीं लगेगा और छात्र सीख भी नहीं पाएगा कुछ। ठीक है। तो छात्र को, हमको पता है कि छात्र को 1 साल के अंदर इतना सिलेबस पूरा करना है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो पढ़े। यदि वो नहीं पढ़ेगा तो फिर क्या होगा? वो 1 साल में उतना सिलेबस अपना कवर नहीं कर पाएगा ना। करिकुलम जो उसके लिए बनाया गया है, ये देख के ही बनाया जाता है कि बच्चा कितना सीख सकता है, उसमें कितनी कैपेसिटी है किसी भी चीज़ को सीखने की। तो मुख्य रूप से यहाँ पे यही होता है कि छात्र सीखने के लिए कितना
अपना एक्टिविटी दिखा रहा है, कितना अंदर से सीखने के लिए तैयार है, रेडी है, वो सीखना चाहता है कि नहीं सीखना चाहता। ऐसा नहीं है टीचर पढ़ा रहा है और वो बैठा हुआ है, ठीक है, तो ये होता है। तो ये क्या है कि छात्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि यहाँ पे मुख्य रूप से यही है कि छात्र अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने अच्छे से निभा रहा है और टीचर कितने अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है। मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं कितने अच्छे से आपको पढ़ा रही हूँ। यदि मैं सारी चीज़ें आपको नहीं बता रही हूँ और आपके साथ कुछ गलत कर रही हूँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने अच्छे से निभा रही हूँ, ये मेरा रोल है, मुझको निभाना है। इसी तरीके यदि मैं नहीं निभाऊंगी तो क्या आपको पूरा ज्ञान नहीं दूंगी कि मुझको ज्ञान नहीं देना है, तो इससे करिकुलम में इस तरीके से चेंज आता है। तो जब हम करिकुलम में परिवर्तन करते हैं तो ये देखते हैं कि जो आपका स्टूडेंट था उसने कितने अच्छे से करिकुलम को पूरा किया, सारी एक्टिविटी पूरी की, किस तरीके से उससे सभी चीज़ों में जो प्रोग्राम किए गए पार्टिसिपेट किया उसमें। तो मुख्य रूप से उसकी गतिविधियों को देखते हैं कि जब हम पाठ्यचर्या को विकास करते हैं और किसी भी चेंज को करते हैं या क्रियान्वयन करते हैं या करिकुलम चेंज करते हैं, मुख्य रूप से छात्र की गतिविधियों को देखते हैं, ठीक है। अगला आपका आता है विद्यालय। तो ये चीज़ छात्र आपका समझ में आ गया। अगला आता है आपका अध्यापक। अध्यापक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो अध्यापक का मुख्य रूप से यही रोल होता है कि जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कितने अच्छे से निभा रहा है। लेकिन हम कह सकते हैं कि अध्यापक को पाठ्यचर्या का हृदय माना जाता है। हृदय कैसे? अभी हमने थोड़ा देर पहले बताया था कि पाठ्यचर्या को अध्यापक को पाठ्यचर्या का हृदय माना जाता है। लेकिन पाठ्यचर्या को किसका हृदय माना जाता है? पाठ्यचर्या को किसका हृदय माना जाता है? आपका विद्यालय का या शैक्षिक संस्था, कोई भी शैक्षणिक संस्थान का, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि विद्यालय के लिए क्या जरूरी है? पाठ्यक्रम के माध्यम से ही तो सभी लोग आपस में जुड़े होते हैं। टीचर हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो आपका प्रशासक हो या वो छात्र हो, क्यों आते हैं? करिकुलम को पढ़ने के लिए, ठीक है। लेकिन अध्यापक को पाठ्यचर्या का हृदय माना जाता है क्योंकि जो पूरी की पूरी पाठ्यचर्या होती है ये किस पर डिपेंड होती है? सिलेबस हमारा टीचर के ऊपर डिपेंड होता है कि टीचर बच्चे को वास्तविक रूप से अपने वास्तविक अनुभव के माध्यम से कितना अच्छे से समझा रहा है। तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इस तरीके से प्लानिंग करे कि बच्चे को कितने टाइम क्या सिखाना है या कितना क्लास में टाइम देना है और एक हफ्ते में क्या सिखाना है, एक दिन में कितना सिखाना है। पूरी की पूरी वार्षिक योजना बनाए कि जो एक साल में बच्चों को हमको सिखाना है तो एक साल में हम किस तरीके से बच्चे को पूरा सिलेबस या पूरा आपका कंटेंट, पूरी विषय वस्तु कर पाएंगे। तो जो शिक्षक होता है उसका वास्तविक अनुभव अपनी पूरी की पूरी तैयारी के साथ क्लास में आता है। ऐसा नहीं है कि जो टीचर आता है उसकी कोई तैयारी नहीं होती, वो भी रिवीजन करता है, वो भी चीज़ों को अच्छे नए ढंग से पढ़ता है। मान लीजिए मैंने जो आपकी ये पहली क्लास ली तो इसमें हो सकता है कुछ कमियां हो, जब मैं दूसरी क्लास लूँगी तो उसमें मैं कुछ कोशिश करूँगी जो नई चीज़ें मुझे नई बुक से मिलेंगी या मैं नए कंटेंट पढ़ूँगी। तो टीचर उस तरीके से जब अगली क्लास में पढ़ाएगा तो बच्चों में क्या होगा? गुणात्मकता का, रचनात्मकता का विकास करता है, नई नई चीज़ों को उसमें जोड़ता है। तो बच्चों को पूरा का पूरा सिखाने के ऊपर रोल अदा करता है। तो यहाँ पे करिकुलम चेंज में टीचर्स की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। यहाँ पे इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि ये देखते हैं क्लास में कि बच्चे किस तरीके से पढ़ रहे हैं, बच्चों को एक साल में किस तरीके से ये सिलेबस पूरा करवा रहे हैं और किस तरीके से बच्चों में ये इंटरेस्ट जगा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो टीचर्स की भूमिका होती है, जब वो क्लास में आता है या खेल के मैदान में कोई क्रिकेटर जाता है तो वो पूरी की पूरी तैयारी के साथ जाता है, पूरा का पूरा फिट होता है। पहले योजना बनाता है कि हम किस तरीके से जाएंगे, किस तरीके से खेलेंगे, पहले हमको क्या करना है, बाद में हमको क्या करना है। यदि हमको स्कोर लेना है, रन बनाना है, क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो वो हम पहले बनाएंगे कि बाद में बनाएंगे। इसी तरीके से ये पूरी योजना तैयार करते हैं कि क्लास में जाके हमको किस तरीके को बच्चे को पढ़ाना है, किस तरीके से बच्चे को मोटिवेट करना है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि टीचर्स का भी आपके करिकुलम चेंज में बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। तो रचनात्मकता का किस तरीके से गुणात्मक सुधार ला सकते हैं, किस तरीके से रचनात्मक सुधार उनमें कर सकते हैं, रचनात्मकता का डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो ये सभी चीज़ें देखते हैं, ठीक है।
तो पाठ्यचर्या चेंज के माध्यम से ही तो हम उसमें सुधार कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। मान लीजिए बच्चे इस टाइम में हमने बच्चों को कोई चीज़ें नए तरीके से करके सिखाई, यदि बच्चों ने पसंद की इस तरीके से, टीचर यदि एग्जाम्पल दे के मैं आपको कोई चीज़ सिखा रही हूँ, ठीक है, तो और आपको ज़्यादा समझ में आ रही है, लेकिन यदि मैं थ्योरिकल आपको जो किताब में लिखा हुआ है पूरा का पूरा वो बता रही हूँ तो आपको हो सकता है कम समझ में आए। तो जब मैं अगली बार अपना करिकुलम रखूँगी तो इस तरीके से रखूँगी कि हर टॉपिक के लिए आपको मैं एग्जाम्पल दूँ। तो इसमें टीचर्स का भी मुख्य रूल होता है। मुख्य रूप से बस यही कहेंगे कि टीचर्स यहाँ पे छात्र अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी अच्छी से निभा रहा है, टीचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है। टीचर का क्या है, पढ़ाना, करिकुलम को, तो पाठ्यचर्या को कितनी अच्छे से सिलेबस छात्र को समझाने में समर्थ है, क्योंकि जो छात्र होता है वो टीचर का प्रतिनिधि माना जाता है, ठीक है। शिक्षक के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो छात्र सीखता है, चाहे वो गुण हो चाहे वो आपका सिलेबस हो। टीचर्स को देखकर ही छात्र के मन में सीखने की भावना पैदा होती है और टीचर्स को देखकर ही वो सीखता है। तो मुख्य रूप से बस यही है कि टीचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने अच्छे से निभा रहा है। टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टीचर की जिम्मेदारी क्या है कि करिकुलम को बच्चे को बहुत अच्छे से समझा दे, बहुत अच्छे से पढ़ा दे और उनके व्यवहार में चेंज कर दे। और छात्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो करिकुलम को पूरा का पूरा समझ ले, जो उसका उद्देश्य है, जो उसका लक्ष्य है वो पूरा हो जाए, क्योंकि लक्ष्य और उद्देश्य हमको कैसा पता चलेगा, परिणाम के आधार पर, ठीक है। इसके बाद अब आता है प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, प्रशासक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये अपनी जिम्मेदारी कितनी अच्छे से निभा रहा है, ठीक है। तो अगला आपका जो है प्रशासक है, इसकी क्या भूमिका होती है, ये क्या करता है आपके एजुकेशन में, जो आपका प्रशासनिक शैक्षणिक प्रशासन होते हैं, जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इसका क्या रोल होता है आपका करिकुलम में। तो मान लीजिए जो करिकुलम बनाया, ठीक है, तो उसके जो उद्देश्य थे उसको क्रियान्वयन किया, ठीक है। उद्देश्य क्या थे, आपको जो भी करिकुलम का उद्देश्य था, ठीक है, तो उनका क्रियान्वयन होता है, फिर मूल्यांकन होता है। तो आपके जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो प्रशासक होते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, ये देखते हैं कि उसमें किस सुधार की आवश्यकता है, तो उस सुधार को करने की पूरी कोशिश करते हैं। पाठ्यचर्या में डेवलपमेंट करना है, करिकुलम में कोई डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, उसको परिवर्तन करना है, तो ये किसकी भूमिका होती है, शैक्षणिक प्रशासकों की, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका होती है कि हमको अपने करिकुलम में किस तरीके से चेंज करना है। मान लीजिए कोई शैक्षणिक नीतियाँ लानी है, कोई जो हमारे शैक्षणिक लक्ष्य हैं तो वो कितने पूरे हो रहे हैं, उनको हम किस तरीके से पूरे कर सकते हैं, किस तरीके से उनका क्रियान्वयन कर सकते हैं कि जिससे हमारे जो शिक्षा की जो पॉलिसी है, जो हमारे एम्स हैं, जो हमारे उद्देश्य हैं वो पूरे हो जाएं। तो ये किसका काम होता है, आपका एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो इसके माध्यम से पाठ्यक्रमों का ये क्रियान्वयन करते हैं। पाठ्यक्रमों के माध्यम से शैक्षिक प्रशासकों को सरल बनाने, जो आपके करिकुलम है इनको सरल बनाने की कोशिश करते हैं कि जिससे जो बच्चे हों इसमें इंटरेस्टेड हों और बच्चे अभिरुचिपूर्ण इनको सीखें। तो इस तरीके का करिकुलम तैयार करते हैं कि मान लीजिए जो पहले इन्होंने करिकुलम बनाया, उसको क्रियान्वयन किया, फिर लागू किया, तो मूल्यांकन किया, तो ये जो आपके प्रशासक होते हैं, ये जो करिकुलम बनाने वाले होते हैं कि किस तरीके से हम इसमें सुधार कर सकते हैं, किस तरीके से इसमें इनोवेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों को ये देखते हैं। तो ये समझ में आया कि जो नीति है एजुकेशन से रिलेटेड, जो नीति बनाई जा रही हैं, जो पॉलिसी बना रही हैं, इनको इनके माध्यम से हम किस तरीके से अपने करिकुलम को सरल कर सकते हैं कि जिससे जो बच्चे हों वो इंटरेस्ट के साथ, अभिरुचिपूर्ण, क्षमता के माध्यम, अपनी क्षमता के माध्यम से उसको कवर कर सकें, उसको सीख सकें, ठीक है। तो बस यही है कि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने अच्छे से निभा रहे हैं, जो प्रशासक की जिम्मेदारी है, जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कितने अच्छे से निभा रहा है। और यदि ये निभा रहा है तो फिर ये देख रहा है कि किस तरीके से हम परिवर्तन कर सकते हैं करिकुलम में। तो ये इसलिए ये करिकुलम में चेंज करने में अपनी अपनी भूमिका उनकी ये होती है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। अगला पॉइंट है आपका स्कोप ऑफ करिकुलम रिसर्च, पाठ्यचर्या शोध का विषय क्षेत्र। इसमें हमको रिसर्च की भी आवश्यकता पड़ती है। देखिए आज के दौर में रिसर्च ऐसी चीज़ है कि रिसर्च से कोई भी क्षेत्र आपका अछूता नहीं है, कहीं भी ऐसी नहीं है कि हमको रिसर्च की आवश्यकता नहीं पड़ती। सब जगह रिसर्च को करते हैं, रिसर्च के माध्यम से ही, क्योंकि रिसर्च से क्या होता है, केवल कही सुनी बातों पर यकीन ना करना। हम स्वयं रिसर्च करते हैं, उस साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक ढंग से जो चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं वो क्या होती हैं, वो वास्तविक होती हैं। तो यहाँ पे हमको रिसर्च करने का क्या मतलब है, देखिए स्कोप ऑफ करिकुलम रिसर्च, पाठ्यचर्या शोध का विषय क्षेत्र,
पाठ्यचर्या शोध का विषय क्षेत्र। आज ये टॉपिक आपका पूरा करना है, पार्ट डी। तो आपका पार्ट डी आज समाप्त हो जाएगा। तो कल हमारे इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पूरे हो जाएंगे। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक क्या है, रिसर्च का ही है। ठीक है, रिसर्च ही पढ़नी है। 6वीं यूनिट है हमारी, रिसर्च ही उसमें भरी पड़ी हुई है। ठीक है, उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है रिसर्च में। ठीक है, तो इसके स्कोप क्या हैं, करिकुलम में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो स्कोप ऑफ करिकुलम रिसर्च। ठीक है, तो इस पॉइंट के अंदर हम लोग को पढ़ना है, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि अभी तक हमने पढ़ा अध्यापकों शैक्षिक प्रशासकों की भूमिका। ठीक है, पाठ्यचर्या परिवर्तन में विद्यार्थियों और अध्यापकों तथा शैक्षणिक प्रशासकों की भूमिका, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो इसमें लास्ट पॉइंट है, पाठ्यचर्या शोध का विषय क्षेत्र तथा पाठ्यचर्या अध्ययनों में शोध के प्रकार। तो क्या इसके स्कोप हैं, क्या इसके विषय क्षेत्र हैं, स्कोप ऑफ करिकुलम रिसर्च, और क्या इसके टाइप्स हैं, टाइप ऑफ रिसर्च करिकुलम। ठीक है, पाठ्यचर्या अध्ययनों में शोध के प्रकार, क्या आपके टाइप्स हैं। ठीक है, किस तरीके से आप शोध कर सकते हैं। ठीक है, तो स्कोप क्या होगा, देखिए मुख्य रूप से इसके अंतर्गत आपका क्या आता है, टीचर आता है, छात्र होता है, और ये दोनों लोग करिकुलम या पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम। ठीक है, करिकुलम ये इसका हम कह सकते हैं, ये स्कोप। तो इसमें इसकी देखिए टीचर से रिलेटेड, करिकुलम से रिलेटेड, छात्र से रिलेटेड जितनी भी मुख्य रूप से देखिए, करिकुलम में कौन आ जाएगा, टीचर भी आ जाएगा, छात्र भी आ जाएगा, और ये दोनों लोग किससे जुड़े होते हैं, करिकुलम के। तो यहाँ पे छात्र का क्या होता है, यहाँ स्टूडेंट्स को यहाँ रख देते हैं, छात्र और टीचर। ठीक है, तो जो छात्र का यहाँ पे उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है, जिसको कौन पूरा करता है, टीचर। इसके माध्यम से, करिकुलम के माध्यम से। उद्देश्य क्या होगा इसका, स्कोप क्या होगा, और कोई इसकी पर्सनल प्रॉब्लम थोड़ी होगी। जो भी इसके उद्देश्य होंगी, जो भी इसकी समस्याएं होंगी, तो करिकुलम से रिलेटेड ही होंगी, क्योंकि छात्र पढ़ने वाला है और टीचर पढ़ाने वाला है। ठीक है, तो इसके स्कोप होंगे कि जो भी इससे रिलेटेड कि बच्चे को क्या क्या पढ़ाना है, किस तरीके से बच्चे को पढ़ाना है, क्या बच्चे के पढ़ाने में समस्याएं आ रही हैं, क्या उसको कोई करिकुलम से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें रिसर्च करना है, यहाँ पे रिसर्च का नाम दिया हुआ है कि रिसर्च के माध्यम से हम इन चीज़ों को पता लगाते हैं कि बच्चों को हमको क्या प्रॉब्लम है, और इसके रिसर्च के माध्यम से हम उन प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। ठीक है, तो इसके स्कोप के बारे में बात कर रहे हैं कि स्कोप क्या होते हैं। स्कोप आपको समझ में आया कि यहाँ पे किसी भी चीज़ की, ठीक है, तो इसमें जो हमारा स्कोप होगा केवल और केवल कितना होगा, करिकुलम से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, जो छात्र की समस्याएं हैं, जो आपकी टीचर की समस्याएं हैं, जो आपकी करिकुलम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रही है आपको सीखने में, तो वही तो आपका स्कोप होगा। मान लीजिए हम कोई करिकुलम बना रहे हैं, कोई पाठ्यचर्या का निर्माण कर रहे हैं, तो इसमें एक हमारी लिमिट होगी। ठीक है, जो पाठ्यचर्या के उद्देश्य होंगे, जो इसके लक्ष्य होंगे, तो हम यहाँ पे क्या उद्देश्यों को देखेंगे, और जब टीचर पढ़ा देगा तो यहाँ पे मूल्यांकन करेंगे इसका। ठीक है, तो दो ही चीज़ें तो होती हैं, एक तो हमारे लक्ष्य होते हैं, और यहाँ पे हम मूल्यांकन के माध्यम से देखते हैं, पता करते हैं कि हमारे लक्ष्य पूरे हुए कि नहीं हुए। तो यही तो इसका स्कोप है, कितना है कि एक हमारा सिलेबस है, कंटेंट है, उसको हमको 1 साल के अंदर पढ़ना है। तो मान लीजिए यही तो आपका स्कोप हुआ, कितना होगा। तो करिकुलम जैसे मान लीजिए हम कोई पाठ्यचर्या का निर्माण कर रहे हैं, कोई पाठ्यचर्या परिवर्तन कर रहे हैं, कोई पाठ्यचर्या बना रहे हैं, तो उसमें हमारा स्कोप कितना होगा, जो हमारे करिकुलम के उद्देश्य होंगे, जो उसके लक्ष्य होंगे, वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो पाठ्यचर्या को हम यहाँ पे कहते हैं कि जो करिकुलम होता है वो बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन करने वाला होता है। करिकुलम के माध्यम से हम बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारे उद्देश्य हैं उनको हम किसके माध्यम से पूरा कर रहे हैं, करिकुलम पाठ्यक्रम के माध्यम से। तो इसके स्कोप क्या होंगे, केवल इतना ही विषय क्षेत्र आएगा। इसमें हमको विषय क्षेत्र पढ़ना है, तो ये जो आएगा यही इसका विषय क्षेत्र माना जाएगा। ठीक है, कि हमारे उद्देश्य होते हैं और हमें अपने उद्देश्यों को करिकुलम के माध्यम से पूरा करना है। तो यहाँ करिकुलम के माध्यम से हम यहाँ पे पूरा करते हैं जो हमारे उद्देश्य होते हैं। और उद्देश्य हमारे कहाँ से निकल के आएंगे, शिक्षा से रिलेटेड।
ठीक है। तो जब हम यहाँ पे छात्र को, उद्देश्य को टीचर आपको पढ़ाएगा, समझाएगा, जैसे मान लीजिए हमारा रिसर्च के माध्यम से हम देखते हैं कि हमें बच्चे को क्या क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, ठीक है। रिसर्च के माध्यम से हम देखते हैं कि बच्चों को हमको क्या क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, ठीक है। तो मान लीजिए एक क्लास के बच्चे को, ठीक है, एक क्लास के बच्चे को हमको क्या क्या पढ़ानी है और क्या क्या एक्टिविटीज़ को देनी है, तो हम रिसर्च के माध्यम से ये चीज़ों को देखेंगे कि हम एक क्लास के बच्चे को कितना पढ़ाएंगे और इस तरीके का टाइम टेबल बनाएंगे, इस तरीके की प्लानिंग करेंगे कि एक साल में बच्चा कितना सीख सकता है। यदि ये बच्चा एक साल का, मान लीजिए आपका सिलेबस है, ठीक है, आपका क्या है, पाठ्य वस्तु है, एक साल के बच्चे का करिकुलम है या सिलेबस है, तो इस पाठ्य वस्तु को बच्चे को एक साल में ही पूरा करना होगा। यदि ये बच्चा एक साल में जितनी भी चीज़ों को सीख जाएगा तो सीख जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं एक साल के बाद इसमें फिर से हम मौका दे देंगे कि भाई सीख लो आप। तो एक इस तरीके की इसमें रिसर्च के माध्यम से ही हमको ये चीज़ों का पता चलता है कि एक साल के बच्चे के करिकुलम में हमको क्या क्या चीज़ें रखनी है और क्या क्या चीज़ें बच्चे को सिखानी है, ठीक है। तो इसके माध्यम से ही हमको पता चलता है कि कौन कौन सी हमको कंटेंट रखना है, कौन कौन सी कौशल रखना है, कौन कौन सी क्रियाएं रखनी है और क्या क्या चीज़ें कक्षा में बच्चे को हमको पढ़ानी है, ठीक है। और उनको टाइम टाइम पर कैसे इंस्ट्रक्शंस देना है, टाइम टाइम पर किस तरीके से उनको निर्देश देना है, क्योंकि यदि एक साल पूरी हो जाएगी तो एक साल के अंतर्गत बच्चा उस करिकुलम को जितना सीख लेगा उसी के आधार पर, उसी के अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट आएगा। मान लीजिए कुछ ऐसा भी हो सकता है कि उसके करिकुलम में जो चीज़ें थी वो पूरा का पूरा नहीं सीख पा रहा है, ठीक है, नहीं सीख पाएगा तो नहीं सीख पाएगा। इसके बाद आपको अगली क्लास में आना पड़ेगा, अगली क्लास का आपको करिकुलम मिलेगा। तो रिसर्च के माध्यम से हम ये पता चलते हैं कि किस तरीके से हमें बच्चे के कंटेंट को पढ़ाना है, क्या क्या चीज़ें सिखानी हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें एक्टिविटी रखनी है, क्या क्या कौशल सिखाने हैं, किस तरीके से बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन करना है। तो ये चीज़ें रिसर्च के माध्यम से ही पता चलती हैं और इसका स्कोप केवल यही होगा कि जो आपका विषय क्षेत्र है कि हमारी जो करिकुलम में क्या क्या चीज़ें नई हुई है, क्या क्या चीज़ें इनोवेशन हुआ है, कुछ नया इनोवेशन हुआ है तो वो चीज़ हमें अपने करिकुलम में रखना है, ठीक है। जो हमारी करिकुलम की समस्याएं हैं उनको हमें यहाँ पे रखना है, ठीक है। कोई टेक्नोलॉजी आई है, ठीक है, कोई रिसर्च के माध्यम से यदि कोई टेक्नोलॉजी हम रख सकते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो हमको रिसर्च के माध्यम से ही पता चलेगा कि हम उस टेक्नोलॉजी का यूज कैसे अपने करिकुलम में कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाने में, ठीक है। मतलब एजुकेशन की जितनी भी शैक्षिक समस्याएं हैं, जितनी भी एजुकेशनल प्रॉब्लम है, उनको हम रिसर्च के माध्यम से कैसे दूर कर सकते हैं, किस तरीके से एजुकेशन में टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, किस तरीके से हम एजुकेशन की चीज़ों को, एजुकेशन की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं और क्या नई जो इनोवेशन हुआ है उसको हम एजुकेशन में, उसको अपने करिकुलम में कैसे ला सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए करिकुलम में क्या है, हमारा बोझ बहुत ज़्यादा है, बच्चों के ऊपर किताबों का बोझ जो है बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए कई आपकी समितियाँ भी बनाई गई, लेकिन ये चीज़ें हम रिसर्च के माध्यम से ही हम इन चीज़ों को क्लियर करेंगे कि क्या चीज़ें हम बच्चे के करिकुलम से हटा सकते हैं और क्या चीज़ें हम बच्चे के करिकुलम में रख सकते हैं। मान लीजिए बच्चों के ऊपर किताबों का बोझ ज़्यादा है तो हम इन पर रिसर्च करेंगे कि हमको कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि हम बच्चों के बोझ को कम कर दें, किताबों को कम कर दें और उनको एक्टिविटी के माध्यम से वो चीज़ें सिखा दें। तो ये सब चीज़ें रिसर्च के माध्यम से ही दूर हुई, ठीक है। और इन सभी चीज़ों को करने के लिए आपको क्या रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको टेक्नोलॉजी लाना है, आपको कुछ नया इनोवेशन करना है, कुछ नया परिवर्तन करना है, कुछ नई चीज़ का यूज करना है, कुछ अपने करिकुलम में चेंज करना है। तो सीधा सा है कि हमको रिसर्च करनी पड़ेगी और पाठ्यचर्या में शोध को ही रिसर्च कहते हैं कि पाठ्यचर्या में जब करिकुलम में हम शोध करते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, करिकुलम में रिसर्च कहते हैं। करिकुलम की चीज़ों को, समस्याओं को समझने के लिए, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई कि इसका स्कोप क्या होगा। देखिए स्कोप तो वही है जितनी भी चीज़ें आपके करिकुलम के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ा कि पाठ्यचर्या, ये जो विषय पाठ्यचर्या शोध का विषय क्षेत्र, स्कोप क्या थे। अब इसमें पाठ्यचर्या अध्ययनों में शोध के प्रकार, कि पाठ्यचर्या अध्ययन में कौन कौन से शोध के प्रकार होते हैं। तो पाठ्यचर्या अध्ययन में उन्होंने 3 तरीके के शोध के प्रकारों के बारे में बताया, 3 प्रकार के शोधों की चर्चा की है। पहला है आपका फंडामेंटल रिसर्च, या आपका मौलिक शोध। फंडामेंटल रिसर्च।
ठीक है, ये आपका मौलिक शोध, ठीक है। दूसरा आपका एप्लाइड या व्यवहारिक रिसर्च, एप्लाइड व्यवहारिक रिसर्च या व्यवहारिक शोध, एप्लाइड रिसर्च, ठीक है, व्यवहारिक शोध। तीसरा आपका क्रियात्मक शोध, ठीक है, क्रियात्मक शोध या एक्शन रिसर्च, ठीक है, क्रियात्मक शोध। 3 तरीके के शोध की बात इन्होंने की है कि हम करिकुलम में 3 तरीके के शोध, 3 तरीके की रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। रिसर्च को करने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है, कोई ना कोई समस्या होती है, तभी जाके हम रिसर्च करते हैं। तो उस समस्या का पता लगाने के लिए हमको सबसे पहले अपने करिकुलम में क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, उसको हमको देखना होगा बहुत अच्छे तरीके से कि क्या हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है। तभी जाके हम क्या उस प्रॉब्लम के लिए योजना बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे रिसर्च करने के लिए, फिर क्या करेंगे उसका क्रियान्वयन करेंगे जो योजना बनाई है। इसके बाद फिर क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि जो हमारी प्रॉब्लम थी वो उससे दूर हो रही है कि नहीं हो रही है। रिसर्च में हम क्या करते हैं, जब भी हम कहीं पे कोई रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होती है। यदि प्रॉब्लम नहीं होगी तो हम रिसर्च ही नहीं करेंगे। तो रिसर्च करने के लिए हमारे पास प्रॉब्लम का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो समस्या होनी चाहिए तभी हम रिसर्च करेंगे, ठीक है। और रिसर्च क्यों करते हैं, रिसर्च से हमारे नॉलेज में वृद्धि होती है, हमारे नॉलेज में डेवलपमेंट होता है, ज्ञान का विकास होता है, ठीक है, डेवलपमेंट होता है, व्यक्ति ज्ञान में वृद्धि होती है, ठीक है, ग्रोथ होती है। तो क्या होता है कि नॉलेज जो हम शोध करते हैं उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि जब हमको किसी नवीन ज्ञान की जांच करनी होती है, किसी नवीन ज्ञान चाहिए होता है, साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से हम शोध करते हैं तो हमको क्या नए ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो नई चीज़ें हैं, जो इनोवेशन हो रहे हैं उनसे लेके रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो ज्ञान का हमारे क्या होता है, विस्तार होता है, ज्ञान में बढ़ोतरी होती है और हमारे नॉलेज में वृद्धि होती है। जो प्रॉब्लम प्रेजेंट टाइम में करिकुलम से लेके या एजुकेशन से लेके हैं उनको किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं, तो ये भी हमको शोध के जरिए से पता चलता है, ठीक है। एवं जो आपकी सिचुएशन है, परिस्थितियों के अनुसार जो तथ्य हैं उनको हम किस तरीके से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, किस तरीके से करिकुलम को चेंज करते हैं, किस तरीके से कहाँ हमारी प्रॉब्लम हो रही है जिससे हम बच्चों को दूर कर सकते हैं। रिसर्च के माध्यम से ही हमको ये सारी चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। और क्या शोध मुख्य रूप से आपको पता होगा वैज्ञानिक तरीका होता है। हम वैज्ञानिक तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से कोई ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। वैज्ञानिक तरीका शोध का आपको पता होगा कि जो मुख्य रूप से आपका इसमें क्या वस्तुनिष्ठता होती है, वैधता होती है, वैलिडिटी होती है, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी होती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मतलब एक साइंटिफिक तरीके से और एक सिस्टमैटिक ढंग से रिसर्च किया जाता है जहाँ हमको हमारी समस्याओं से निदान मिलता है, ठीक है। मुख्य रूप से जांच परख करते हैं, किसी भी चीज़ की जांच पड़ताल करते हैं और समस्याओं को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके 3 तरीके के शोध की व्याख्या की गई है। पहला है आपका मौलिक शोध, दूसरा है आपका व्यवहारिक शोध, तीसरा है आपका क्रियात्मक शोध, ठीक है। तो पहला है आपका फंडामेंटल रिसर्च, मौलिक रिसर्च। इसका ये तीन आप पहले भी पढ़ चुके होंगे क्योंकि आपका ये फर्स्ट पेपर में भी है और देखिए रिसर्च में भी है। अब ये पार्ट देखिए आपका इसमें जोड़ दिया गया है, ठीक है। आपका यूनिट 5 करिकुलम, इसमें रिसर्च जोड़ दिया गया है। अब आप लोग बोलें कि आप कोई करिकुलम की बुक खरीदें तो हो सकता है ये चीज़ें आप उसमें ना मिलें, तो आपको देखिए चीज़ें पढ़नी है। आपको पता है कि मौलिक शोध क्या होता है, व्यवहारिक शोध क्या होता है, क्रियात्मक शोध क्या होता है, तो वो चीज़ें आपकी कहीं पे भी आ जाएं तो आप उसको बता सकते हैं। अब चाहे वो आपको करिकुलम में रख दें, चाहे वो आपका ICT में रख दें, चाहे आपका टीचर एजुकेशन में रख दें, तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ये कहाँ जोड़ के पढ़ना है ये तो हम खुद ही पढ़ लेंगे, ठीक है। अब जैसे मौलिक शोध है तो इसमें मुख्य रूप से बच्चों के गुणात्मक सुधार में योगदान किया जाता है कि मुख्य रूप से बच्चों में यदि हमको गुणात्मक सुधार करने हैं कि बच्चे किस तरीके से सीख रहे हैं, बच्चों में हमको इंटरेस्ट जगाना है, कोई भी विषय रखने हैं, कोई नए विषय शामिल करने हैं किसी उसके पाठ्य वस्तु में, उसके करिकुलम में, तो हम किस तरीके से बच्चे को और ज़्यादा तरीके से सिखा सकते हैं। तो यहाँ पे नए सिद्धांत बनाए जाते हैं, ठीक है, नए सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है या कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट
यदि हमको कोई कॉन्सेप्ट बनाना है, नया कॉन्सेप्ट आपके करिकुलम में रखना है, तो बच्चों को हम किस तरीके से सिखाएंगे, कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे या कोई नए सिद्धांत बनाएंगे कि जिसके तरीके से हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं, तो गुणात्मक सुधार करने के लिए कि बच्चे पहले तो हम ये देखेंगे कि बच्चे किस तरीके से सीख रहे हैं। यदि कोई नया सिद्धांत हम लागू करना चाहें तो हम यहाँ पे सिद्धांत बनाते हैं और इसमें तो करिकुलम में यूज होता है। यहाँ पे हम सिद्धांत रिसर्च में हम पढ़ते थे तो कोई भी सिद्धांत हो सकता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम जो सिद्धांत बनाएंगे तो आपका करिकुलम से रिलेटेड होगा। मान लीजिए हमको अपने कॉन्सेप्ट में कोई परिवर्तन करना है या कोई नया कॉन्सेप्ट लाना है कि जिसको हम बच्चों के करिकुलम में रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट का निर्माण करेंगे, कोई नया सिद्धांत बनाएंगे, ठीक है। तो जो मौलिक शोध होता है मुख्य रूप से बच्चों में गुणात्मक सुधार लाने के उससे किया जाता है। और शिक्षा के क्षेत्र में इसको कोई सिद्धांत यदि हम बनाना है करिकुलम से रिलेटेड, वैसे सिद्धांत कई तरीके के होते हैं, आप रिसर्च में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम जो सिद्धांत बनाएंगे वो कॉन्सेप्ट, एजुकेशन, कोई विषय या कंटेंट, कोई कॉन्सेप्ट जो हमको करिकुलम में रखना है उससे रिलेटेड बात हो रही है। यदि हमें एजुकेशन में कोई नया कॉन्सेप्ट लाना है तो हम इसका यूज करेंगे मौलिक शोध का, ठीक है। इसके बाद आपका व्यवहारिक शोध, एप्लाइड रिसर्च। एप्लाइड रिसर्च में क्या होता है, यहाँ पे जो हमने सिद्धांत बनाया है, ठीक है, यहाँ पे हमने जो सिद्धांत बनाया है यदि इसको हमको लागू करना है, व्यवहारिक तरीके से बच्चों को सिखाना है, यहाँ पे केवल हम बनाते हैं, अप्लाई नहीं करते हैं, उसको लागू नहीं करते। अप्लाई किस में करते हैं, एप्लाइड रिसर्च में, ठीक है, यहाँ पे इसको हम लागू कर देते हैं। और एक्शन रिसर्च में क्या होता है, जो हमारी प्रेजेंट की, जो हमारी क्लास की सबसे ज़्यादा यूज शिक्षा का इसमें होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यूज इसमें होता है, क्रियात्मक रिसर्च का सबसे ज़्यादा शिक्षा में यूज होता है, क्योंकि जो हमारी क्लास से रिलेटेड समस्याएं हुई इसमें जो होता है तात्कालिक समस्याओं का समाधान। आपको कई क्वेश्चंस पेपर फर्स्ट पेपर में भी मिले होंगे या आपके एजुकेशन सब्जेक्ट के पेपर में भी मिले होंगे, तो एक वर्ड लिखा होता है तात्कालिक समस्याओं, शिक्षा से रिलेटेड तात्कालिक समस्याओं की जो समाधान होता है वो कौन सा रिसर्च करता है, तो आपका क्रियात्मक रिसर्च करता है, जो आपकी तुरंत की तुरंत कोई समस्या हुई वो तुरंत उसी टाइम उसको सॉल्व कर दो, ठीक है। जैसे मान लीजिए बच्चे पढ़ रहे हैं, क्लास में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल करिकुलम से रिलेटेड ही बात हो रही है, ठीक है। तो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, ठीक है, वो या कोई शिक्षा से रिलेटेड वहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो हम तुरंत उसकी समस्या का समाधान वहीं कर देंगे। तो ये शिक्षा से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती हैं तुरंत समाधान करना तात्कालिक रिसर्च बोलते हैं या तात्कालिक एजुकेशनल रिसर्च बोलते हैं। तुरंत की तुरंत समस्याओं का समाधान करना आपका इसका सबसे ज़्यादा एजुकेशन में यूज किया जाता है, तो आप इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो समस्याएं होती हैं वो कैसी होती हैं, व्यवहारिक रिसर्च में यहाँ पे हम नए सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बनाते हैं, यहाँ पे जो हमारी प्रेजेंट टाइम में जो समस्याएं चल रही होती हैं उनको व्यवहारिक तरीके से समझते हैं कि बच्चों को समझने में कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, तो हम अपने करिकुलम में क्या उसमें डेवलपमेंट करते हैं, उसमें सुधार करते हैं, उसमें परिवर्तन करते हैं कि बच्चों को चीज़ों को समझने में यदि कोई दिक्कत हो रही है तो हम अपना करिकुलम सरल बनाते हैं कि बच्चे आसानी से समझ सकें। मतलब व्यवहारिक समस्याओं को देखा जाता है, उसमें गुणात्मक सुधार तो होता ही होता है, प्लस जो व्यवहारिक एक बिहेवियर, अप्लाइड रिसर्च, अप्लाई कर देना। यहाँ पे हमने सिद्धांत बनाए थे, अब जब हम सिद्धांत को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो कई तरीके की समस्याएं आएंगी उस सिद्धांत को अप्लाई करने में। जैसे कुछ बच्चे उस चीज़ को सीख रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं सीख रहे हैं, यदि उनको बच्चों को सीखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उनके लिए हम कि बच्चे अच्छी तरीके से, आसानी तरीके से सीख सकें, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, अपने करिकुलम में थोड़ा बहुत बदलाव लाएंगे जिससे बच्चे आसानी से सीख सकें। और जो भी जैसे कोई कठिन चीज़ें हैं तो उनको इस तरीके से बच्चों को सिखाएंगे, सरल करेंगे, उनको सरल बनाया जाएगा। जो कंटेंट है, जो आपका टफ है, उसको क्या करेंगे, उसको भी इजी करेंगे जिससे बच्चे आसानी से सीख सकें, ठीक है। अध्यापक एवं जो स्टूडेंट होते हैं एवं जो छात्र होते हैं, तो ये दोनों के लिए होती हैं, क्योंकि अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड मोड में जब बच्चों को पढ़ाते टाइम कोई भी समस्याएं होती हैं तो यहाँ पे उनको देखा जाता है, ठीक है। मुख्य रूप से यहाँ पे वही है कि जो हमने सिद्धांत बनाए यहाँ पे उनको अप्लाई करना है। यदि अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जो समस्याएं अप्लाई करने के बाद जो समस्याएं आती हैं सिद्धांतों को बनाने के बाद, जब अप्लाई करने में जो प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं तो यहाँ उन समस्याओं की हम दूर करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका क्रियात्मक रिसर्च तो बता ही दिया है कि क्रियात्मक रिसर्च क्या होता है। इसमें
तात्कालिक समस्याएं होती हैं। जैसे हमने जो टीचर है हमको पढ़ा रहा है और उसको लग रहा है कि कोई हमको नया इनोवेशन करना चाहिए, कोई नया परिवर्तन करना चाहिए, तो वो देखता है कि हमारे पढ़ाने में कौन कौन सी प्रॉब्लम हो रही है और हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो सभी बच्चों को चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। तो अगली बार से वो क्या करता है, अपनी उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं गलतियों को देखता है और जैसे जो बच्चों को समझ में नहीं आ रही हैं तो अगली बार उन्हीं को वो और अच्छे ढंग से बेटर करता है, अपनी चीज़ों में सुधार करता है, अपनी समस्याएं जो हैं उनको दूर करता है। मतलब तात्कालिक क्लास की समस्याओं को देखा जाता है, स्पेशली क्लासरूम की जो समस्याएं होती हैं, जो स्कूल के अंदर की समस्याएं होती हैं। सबसे ज़्यादा आपका बता दिया ना, एजुकेशन में क्रियात्मक रिसर्च का यूज होता है। आपके कई क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर में भी इसके बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं और इसके तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, इससे क्या करता है, क्रियात्मक रिसर्च के माध्यम से टीचर अपने जो पाठ्यक्रम है उसमें बहुत ज़्यादा गुणात्मक सुधार ला सकता है, उसको प्रभावी बना सकता है। किस तरीके से, जब वो अपनी गलतियों को स्वयं दूर कर लेगा, पढ़ाया, उसने देखा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, तुरंत उसने उसको दूर कर लिया, तो जो करिकुलम होगा वो कैसा होगा, उसमें गुणात्मक सुधार तो होगा ही, साथ ही साथ वो कैसा प्रभावशाली होगा, बच्चे ज़्यादा समझेंगे क्योंकि उसकी जो प्रॉब्लम है हम तुरंत दूर कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा बेटर आपका यही माना जाता है। तो आपका यूनिट 5 पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे मैं आपको वो करवा दूंगी और कल से आपका यूनिट 6 शुरू हो जाएगा।